आज दोस्तों इस वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ? सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को समझा के फिर मैं आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव करके दिखाऊंगा, मैथमेटिकली ड्राइव करके दिखाऊंगा कि कैसे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। बहुत जरूरी है दोस्तों इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना, प्रैक्टिकल लाइफ से भी और डेरिवेशन के हिसाब से भी। आइए चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल, दो तरह की बॉलें मेरे पास हैं। क्रिकेट बॉल ऑब्वियसली थोड़ी सी हैवी होती है, टेनिस बॉल थोड़ी सी हल्की होती है, ठीक है। यहां पर अगर आप इन दोनों बॉल्स पर इक्वल फोर्स लगाते हैं F, ठीक है, तो मान लेते हैं आप, मैं मोटे तौर पे बोलूं, आप दोनों बॉल्स को ना अपने अपने दोनों हाथों से, एक हाथ में क्रिकेट बॉल पकड़ लीजिए, एक हाथ में थोड़ा सा टेनिस बॉल पकड़ लीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसको। जैसे आप उसको पार्क में छोड़ेंगे, ग्राउंड में छोड़ेंगे, तो क्रिकेट बॉल ना थोड़ी देर जाके रुक जाएगी, थोड़ी देर पे जाके रुक जाएगी, ज्यादा मूव नहीं करेगी, ठीक है ना। बट टेनिस बॉल जो है वो थोड़ी दूर जाएगी, ठीक है। सो यहां पर अगर हम देखें, सो जो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल थोड़ी दूर जाएगी, क्रिकेट बॉल थोड़ी सी पास में ही रह जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, इसी की अंडरस्टैंडिंग में ड्राइव करूंगा, इसी कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ से पहले हमने मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना। तो मोमेंटम का कंसेप्ट क्या था कि बॉडी की जो एबिलिटी है, मोशन की जो एबिलिटी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने मोमेंटम पढ़ा था। तो यहां पर भी देखिए बॉडी मूव कर रही है ना, बिल्कुल मूव कर रही है, दोनों बॉडीज हैं, मूव कर रही हैं, इनका मास है, इनकी वेलोसिटी है। सो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है और एक रिलेशन बनाता है, किसमें? फोर्स में जो आपने बॉडी पर लगाई और मोमेंटम में, ठीक है ना। जो मोमेंटम हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी उसमें जो बॉडी की मोशन की एबिलिटी है और जो उस पर फोर्स लग रही है, न्यूटन साहब कह गए कि जी इनमें कोई एक रिलेशन बनता है, इन दोनों एंटिटी में कुछ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो समझते हैं, ठीक है। इसके अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एक बारी न्यूटन का सेकंड लॉ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक एक लाइन को मैं आपको अभी समझाता हूं, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force and take place in the direction in which the force act, ठीक है। सो यही जो बात पीछे हमने लिखी थी, यही बात न्यूटन साहब सेकंड लॉ में कहते हैं कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, यहां न्यूटन साहब कहते हैं मोमेंटम की जो बात कर रहे हैं वो चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई मोमेंटम चेंज कैसे होगा वो भी बताता हूं आपको। पहले बॉल यहां थी, ठीक है, आपने इस पर फोर्स मारी तो बॉल कहां चली गई? बॉल थोड़ी दूर बाद यहां चली गई, ठीक है ना। सो यहां पर आकर बॉल क्या हुआ? स्टॉप हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से बॉल की जो मोशन थी वो स्टार्ट हुई थी और यहां पर आके स्टॉप हो गई, यहां पर आके स्टॉप हो गई, इस पर फोर्स F लगी, ठीक है। सो अगर हम इसी को देखें तो यहां पर बॉडी ने कुछ टाइम लिया होगा, T टाइम में बॉडी मूव करी, ठीक है ना। सो ये सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स आप बात कर रहे हैं, जो फोर्स लग रही है बॉडी पर, जैसे यहां बॉल का केस था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए शब्द यहां पर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना, कि कितने टाइम में वो बॉल रुकी है। सो स्टार्ट पोजीशन हो गई, स्टॉप पोजीशन हो गई, टाइम T हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसी को हम और इलेबोरेट करते हैं। देखिए कैसे समझते हैं इसी को। देखिए यहां पर जब स्टार्ट पोजीशन में बॉडी थी तो इसका एक मास m था, ठीक है जी। यही मास स्टॉप में भी था, मास तो चेंज नहीं होने वाला। यहां पर बॉडी की इनिशियल एक वेलोसिटी थी,
भाई इनिशियल वेलोसिटी बॉडी कितनी थी, u थी, मान लेते हैं। जब वो रुकी बॉडी तो उसकी एक फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी बॉडी ने अचीव करी, जिसकी वैल्यू हम v दे देते हैं, ठीक है। टाइम t है ही, फोर्स F लगी हुई है, बॉडी इधर से इधर मूव कर रही है, ठीक है ना। ये देखिए इधर से इधर 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 ऐसे करके ना मूव करी, बॉल जैसे हमने लिया था। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होने वाला है, ये देखिए इनिशियल मोमेंटम अगर हम देखें पी आई कर दें तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, भाई मास सेम था, इनिशियल वेलोसिटी यू थी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होने वाला है, पी फाइनल, पी एफ कर दीजिए इसको, मास सेम था, बॉडी की वेलोसिटी वी थी। सो फाइनल और इनिशियल आपके पास मोमेंटम आ गया। इसी को हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो क्या होगा दोस्तों, इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। इसी फंडामेंटल को जो चीजें कंपोनेंट हमने बनाए हैं अगर हम ऊपर वाले इस फॉर्मूला में डालें तो क्या होगा, फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम है आपका, चेंज मोमेंटम क्या है, पी एफ माइनस पी आई, जो फाइनल मोमेंटम था माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसी को कैसे लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये है आपका m इंटू वी माइनस m इंटू यू डिवाइडेड बाय t। इसी को अगर हम करें, ओपन करें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, m बाहर आ जाएगा, v माइनस यू यहां हो जाएगा डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाय t, ये क्या है दोस्तों, ये बताइए, गौर करिए, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है तो कंसेप्ट क्या होता है, बताइए मुझे। उस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो देखिए किस तरह से चीजें जुड़ती जा रही हैं आपस में, है ना। हम मोमेंटम से लेके शुरू हुए थे और हम कहां पहुंच गए, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम इनटू एक्सेलरेशन के। ये है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। यहां जमती है बात, ये सेकंड लॉ बनाता है, ठीक है। हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ओपन करते हैं और देखते हैं चीजें कैसे बनती हैं। फोर्स इजिकल टू क्या बनेगी, अब ये बन जाएगी एक कांस्टेंट, हम k ले लेते हैं, इनटू m इंटू a, ठीक है। SI यूनिट के हिसाब से k को यहां पर स्टैंडर्ड एक वैल्यू दी गई है, SI यूनिट के हिसाब से इसकी वैल्यू 1 होती है SI सिस्टम के हिसाब से। सो SI यूनिट में इसको 1 जब बोला गया है तो ये डेफिनेशन कैसे बन गई न्यूटन्स लॉ की, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर साहब आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपका बन गया न्यूटन का सेकंड लॉ। तो इसका मतलब क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ ने आपको क्या क्या दे दिया साहब। न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला फोर्स जो है साहब आपकी, वो मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी का मास है और उसके एक्सेलरेशन का मल्टीपल होती है। यहां पर आपको क्या मिला, इस न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या दिया आपको, यहां पर फोर्स की डेफिनेशन दे दी आपको। यहां पे इसने मोमेंटम से शुरू किया था, हमने क्रिकेट बॉल से शुरू किया था हमने, देखिए जब फोर्स मार रहा था तो मोमेंटम मिल रहा था उसको, तो हमने मोमेंटम और फोर्स में एक रिलेशन बनाया था आपके सामने, ठीक है ना। यही हमने रिलेशन फिर एंड में कहां प्रूव किया कि फोर्स साहब जो होती है, फोर्स को हम यहां पर डेफिनेशन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। फोर्स को मेजर भी करके दिखा दिया हमने। अगर हम इसी कंसेप्ट पे आए तो फोर्स अब देखिए क्या है, फोर्स का देखिए रिलेशन क्या है मास के साथ, फोर्स का रिलेशन है मास के साथ। फोर्स का रिलेशन क्या है मास के साथ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। और हम अगर बोलें यहां पर और रिलेशन क्या क्या बन रहे हैं, यहां पर देखिए एक्सेलरेशन जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना। अगर फोर्स कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के, ठीक है। सो इसी कंसेप्ट को अगर हम समझे, देखिए फोर्स मास में डायरेक्ट रिलेशन है, मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन और मास में देखिए क्या है, जितना कम होगा मास उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। यही चीज हमने देखी वहां पे देखी थी टेनिस बॉल के केस में। टेनिस बॉल के केस में मास कम था
ठीक है ना। और जब आपने बॉडी में फोर्स लगाई थी, कांस्टेंट फोर्स एफ थी, तो तभी बॉडी, ये टेनिस वाली बॉल थोड़ी दूर गई थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इस रिलेशन की वजह से मास कम था, टेनिस बॉल का एक्सेलरेशन ज्यादा ले गई, थोड़ी आगे चली गई। आया कंसेप्ट समझ में आपको? तो ये बात हुई, ठीक है। फिर अब फोर्स और एक्सेलरेशन में देखते हैं, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना तो ज्यादा साहब आपका एक्सेलरेशन होना ही होना है। जितनी तेजी से मारोगे, जितना तेज इंपैक्ट दोगे, उतना ही बॉडी एक्सेलरेट करेगी, अगर बॉडी का मास सेम है। सो यहां पर एक कंडीशन और लिख देते हैं। ये चीजें कब हो रही हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फर्स्ट वाली कंडीशन तब हुई यहां पर जब फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये हम चीजें तब बनाते हैं जब हम दो बॉडी को कंपेयर करते हैं। यहां पर मास कांस्टेंट हुआ, तो अगर मास दोनों बॉडी में कांस्टेंट है तो फोर्स एक्सेलरेशन में इस तरह से रिलेशन बनाता है। ये हम कंपैरिजन बनाते हैं, कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाते हैं, तभी हमें रिलेशन बनते हैं। इसी कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। तो एसआई यूनिट भी देख लेते हैं एक बारी, एसआई यूनिट भी देख लेते हैं एक बारी इसी कंसेप्ट की। एसआई यूनिट क्या है? देखिए साहब, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट है आपकी न्यूटन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हम बोले मास, मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोले एक्सेलरेशन, इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 किलोग्राम का मास लेना पड़ेगा और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा बॉडी को। सो यहां पर 1 न्यूटन की डेफिनेशन बनती है। सो 1 न्यूटन किससे बनता है? 1 किलोग्राम मास ले लीजिए और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहां पर एक्सेलरेशन बॉडी को दे दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? आपको 1 न्यूटन मिल जाएगा। ऐसे न्यूटन मेजर हो गया, ठीक है ना। सो 1 न्यूटन आपने ऐसे मेजर कर लिया साहब, ठीक है। सो एसआई यूनिट हमें इस तरीके से काम आती है, ठीक है। तो इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की और उसके कंपोनेंट की। सो अगर हम बॉडी की बात करें, जैसे हम शुरू में लेकर चल रहे थे, कोई भी बॉडी थी, इसकी 2 पोजीशंस होती हैं, मानते हैं हम लोग। एक पोजीशन होती है रेस्ट और एक होती है मूविंग, ठीक है ना। अब इसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इस पे लगाते हैं। क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो मुझे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सेकंड लॉ है, यही लगाते हैं हम इस पे। लगाइए जरा। रेस्ट पोजीशन में क्या है? रेस्ट पोजीशन में देखिए यहां पर दोनों पोजीशन में मास तो बॉडी का सेम ही होगा m। यहां पर बॉडी की वेलोसिटी v है, यहां u है, यहां v की वैल्यू 0 है, यहां पर u की वैल्यू 0 है, यहां पर v की वैल्यू 0 नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखिए इस रेस्ट पोजीशन में क्या है? फोर्स 0 है बॉडी पे, बिल्कुल बॉडी रेस्ट पर पड़ी हुई है। मान लेते हैं आपने बुक रख दी एक टेबल के ऊपर, बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 0 है। इसका मतलब बॉडी पर एक्सेलरेशन भी तो 0 है साहब, फोर्स ही नहीं लग रही, बॉडी तो रेस्ट में है। तो देखिए मैंने यहां पर इस तरीके से ये भी प्रूव कर दिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी ये बात प्रूव हो गई कि रेस्ट में बॉडी की क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसके टर्म्स होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, तो मूविंग है तो इसका मतलब क्या है? बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है, कांस्टेंट मूव करती चली जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या बोलें? वेलोसिटी क्या होती है बॉडी की? वेलोसिटी 0 तो नहीं होती और एक कांस्टेंट वैल्यू से बॉडी मूव करती है। ये 2 चीजें हम जानते हैं, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट, 2 स्टेज हम जानते हैं। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी इस स्टेज में क्या है? जब यूनिफॉर्म मोशन है, आप बॉडी पर अगर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो इनडायरेक्टली मतलब क्या है इसका सेकंड लॉ से? कि जब आप इसकी फोर्स 0 कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। यही तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है कि साहब आपका एक्सेलरेशन 0 है। यही तो यहां पर कह रहा हूं मैं बात। जब फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन 0, मतलब बॉडी कांस्टेंट अपनी वेलोसिटी पर मूव करती रहेगी। आइडल केस में बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलती चली जाएगी। तो देखिए सेकंड लॉ से भी हम फर्स्ट लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ से मैंने फर्स्ट लॉ को क्या प्रूव किया? यही तो था फर्स्ट लॉ कि बॉडी 2 पोजीशन में होती है, रेस्ट और मूविंग, और उसी पोजीशन में रहती है अनलेस और अनटिल कोई फोर्स ना लगे उस पर। यही तो मैं बात कर रहा था फर्स्ट लॉ में। यही चीज मैं सेकंड लॉ से भी अप्लाई करके देखी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल सही अप्लाई होता है सेकंड लॉ पे। इसी कंसेप्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट से हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बनाया? एक रिलेशन भी बना दिया, है ना।
तो फर्स्ट लॉ में आप मोशन और रेस्ट की बात कर रहे थे, कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे। सेकंड लॉ में आपने फोर्स और मास और एक्सेलरेशन ले आइए, बिल्कुल सामने ले आइए और देखिए दोनों तरह से आप देख लीजिए बॉडी को। बॉडी मूव नहीं करेगी अगर रेस्ट में, और अगर मूव कर रही होगी तो रुकेगी नहीं। तो फोर्स आपको जीरो करनी है, एक्सेलरेशन जीरो मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। इस तरह से हम इस ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कंसेप्ट हमने उठाया था मोमेंटम से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने मोमेंटम को आपको पहले बताने की कोशिश करी थी। तो इसीलिए आप पहले मोमेंटम को समझिए, तभी आप इस पे आएंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी ही होगी। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं और सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।